बैंक राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी आर्थिक भूल, जिसे इतने गोपनीय और तानाशाह तरीके से अंजाम दिया गया कि खुद हिटलर भी शर्मा जाए। रातों रात 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। ये देश के सबसे अमीर, संपन्न और अच्छे काम करने वाले बैंक थे। इंदिरा ने इस ऑपरेशन की जानकारी किसी को नहीं दी, यहाँ तक कि आरबीआई गवर्नर और वित्त मंत्रालय के सचिव तक को भनक नहीं लगने दी। मोरारजी देसाई तत्कालीन डिप्टी सीएम के साथ ही वित्त मंत्री भी थे। उन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण का कड़ा विरोध किया था। इसलिए इंदिरा गांधी ने उन्हें अपने रास्ते से हटाने के लिए 16 जुलाई को ही वित्त मंत्री पद से मोरारजी देसाई को बर्खास्त कर दिया था। फिर अपने चमचों की मदद से इंदिरा ने 24 घंटे से भी कम समय में राष्ट्रीयकरण करने का अध्यादेश तैयार करवा लिया और तत्कालीन एक्टिंग प्रेसिडेंट वीवी गिरी की मदद से उस अध्यादेश को सीधे पारित करवा लिया, क्योंकि अगले ही दिन उनका कार्यकाल खत्म होने वाला था। उस साल 21 जुलाई को संसद का मानसून सत्र शुरू होना था, इसलिए 2 दिन पहले ही इंदिरा ने इसे लापरवाह फैसले को अंजाम देने के लिए ये गंदी चाल चली। संसद में बिना किसी चर्चा के, बिना किसी बहस के इतना बड़ा निर्णय ले लिया गया था। क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं था? ये सारे तथ्य डीएन घोष, जो तब वित्त मंत्री के बैंकिंग विभाग से जुड़े थे, जिन्हें बाद में एसबीआई का अध्यक्ष भी बनाया गया, उन्होंने अपनी जीवनी नो रिग्रेट्स में इस फैसले के बारे में तफसील से बताया है। 19 जुलाई 1969 को रात 8:30 बजे ऑल इंडिया रेडियो पर इंदिरा ने अपने इस बेहुदा निर्णय की घोषणा की और एक ही झटके में देश के सबसे बड़े 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इस लिस्ट में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देना बैंक, इंडियन बैंक, यूसीओ बैंक, यूनियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, सिंडिकेट बैंक जैसे नामी बैंक थे। बैंकों के निदेशकों को कार्यालय छोड़ने के लिए कहा गया और इंदिरा सरकार ने बैंकों को अपने कब्जे में ले लिया। इन 14 बैंक के पास पूरे बैंकिंग सिस्टम में उपलब्ध 80% बैंक डिपॉजिट यानी कि जनता की जमा पूंजी उपलब्ध थी या बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा था, जिसका उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया, जिस पर उनकी नजर थी। सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों की बेंच ने भी 1970 में कहा कि इस अध्यादेश को जल्दी में लिया गया और इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला सुनाया और इंदिरा के इस फैसले पर रोक लगा दी। लेकिन 4 ही दिन में एक नया अध्यादेश लाकर इंदिरा ने एससी के इस फैसले को निष्प्रभावी कर दिया। और केवल इतना ही नहीं, उसने 1980 में 6 और निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी किया। इंदिरा गांधी के इस तानाशाह फैसले का विरोध अटल बिहारी वाजपेयी के साथ बाकी पार्टियों ने भी किया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है कि आखिर इंदिरा ने ऐसा क्यों किया? ये दुर्भाग्य की बात है कि इंदिरा और पुराने कांग्रेसी नेताओं के बीच की आपसी तकरार का नतीजा था कि इंदिरा ने ये हिटलर शाही कदम उठाया। वामपंथी और समाजवादी बुद्धिजीवियों ने इंदिरा को राजी कर लिया था कि इस कठोर कदम से समाज के गरीब तबके और खासकर के किसानों को लोन मिलने में ज्यादा आसानी होगी। लेकिन जिन संपन्न और लाभकारी बैंकों का उसने राष्ट्रीयकरण किया, वो उसकी समाजवादी विचारधारा के शिकार हो गए, क्योंकि नेहरू की तरह बेटी भी निजी व्यवसाय के खिलाफ थी। इस फैसले से वो रातों रात गूंगी गुड़िया से गरीबों की मसीहा बन गई। लेकिन लोगों का कितना फायदा हुआ, ये तो सबके सामने है। 1971 के चुनाव में वो जीत गई, जिसने इस फैसले में उसकी मदद की, यानी वीवी गिरी। उन्हें राष्ट्रपति पद भी मिला। लेकिन हार हुई तो केवल उन बैंकों की जो सरकार की गुलाम बनकर रह गए, और वो लोग भी जिनके लिए ये फैसला लिया गया। निजीकरण की खामियां, रेड टेप और ब्यूरोक्रेसी को बढ़ावा, क्योंकि लोन देना न देना अब सरकारी अधिकारियों के हाथ में था, तो यहाँ से लोन के लिए घूस खिलाने का प्रचलन तेजी से शुरू हुआ। बैंकों पर राजनीतिक प्रभाव का असर, सरकार की सीधा बैंकों पर पहुंच थी तो मंत्री के एक फोन भर लगाते उसके दोस्त परिवार को भी लोन आसानी से मिल जाते थे। धोखाधड़ी करने वाले उद्योगपतियों और नेताओं का एक जाल सा बन गया। बैंक ये भी नहीं देखते थे कि वो लोन चुकाने लायक है भी कि नहीं, और बिना सोचे समझे सिर्फ एक मंत्री के कहने पर लोन मिल जाता था। नाकामयाब रहा पूरा फैसला। बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक सामाजिक से ज्यादा राजनीतिक साबित हुआ। जैसे बाकी पीएसयू घाटे के सौदे थे, वैसे ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी घाटे का सौदा साबित हुआ। बैंकों में प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई और एनपीए के रूप में उभर कर आई। वोट बटोरने के लिए गलत योजनाओं को बढ़ावा दिया गया। अगर बैंक डूब जाते तो सरकार इस गलती पर करदाताओं के पैसे से पर्दा डाल देती।
ना जाने इन पब्लिक सेक्टर बैंकों को जीवित रखने के लिए कितने लाखों करोड़ रुपयों को बर्बाद किया जा चुका है। जिस आर्थिक समावेशन की दुहाई देकर इंदिरा ने ये कदम उठाया था, वह उद्देश्य 2014 तक पूरा नहीं हुआ था। ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इंदिरा और कांग्रेस के हक में था, न कि आर्थिक विकास और औद्योगिकीकरण के हक में। 53 साल पहले लिए गए इस फैसले से साबित हो गया कि आज बैंकों की लचर हालत के लिए हम इंदिरा के इस फैसले को ही जिम्मेदार ठहरा सकते हैं।